Hello everybody, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. Today is going to be lecture number 2 for CA Final Audit Safalta Revision Series for May 2026 examination. लेक्चर नंबर 1 प्रोफेशनल एथिक्स का ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है एंड नोट्स जैसे मैंने आपको बोला था कि जो नोट्स मैं यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स के अंदर अपनी चार्ट बुक यूज कर रही हूँ, तो आपको ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ई बुक मिलेगा, बट आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, और ₹1 में बैच को बाय करना है। और उसका रीजन सिर्फ इतना सही है कि ताकि अगर आपको लेक्चर्स को देखते हुए कोई फ्लो में इशू आ रहा है तो आप उस ई बुक को यूज कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी डिजिटल नोट से पढ़ते हो तो वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो ई बुक है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। मैंने पूरे बैच का कंप्लीट शेड्यूल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है, आप जाकर वहां पे कंप्लीट शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। आज हम एसक्यूसी 1 करेंगे एंड इसके बाद भी जितने भी हम टॉपिक सबसे पहले टेकअप करेंगे वो सीए फाइनल ऑडिट के लिए कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले कैटेगरी ए के टॉपिक्स को हम कवर करें, फिर कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। सो इस तरीके से बैच का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 30 घंटे के आसपास रहेगा, मैक्सिमम 2-3 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, एंड सबसे पहले हम कवर करेंगे कैटेगरी ए के टॉपिक्स, राइट। और मैं आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप साथ साथ में प्लीज इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी सोल्व करते हुए चलो। एंड जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस बैच बाय किया हुआ है उनको तो वैसे कहने की जरूरत नहीं है, उनके क्वेश्चंस एनीवेज कवर हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने मेरा क्वेश्चन बैंक बैच अभी तक बाय नहीं किया है, आप चाहो तो डेमो देख सकते हो या फिर आप अपने एंड के ऊपर भी क्वेश्चंस करोगे तो भी चल जाएगा। इट इज कंप्लीटली योर कॉल। सो बेसिकली मेरे क्वेश्चन बैंक बैच के अंदर सारे ही क्वेश्चंस कवर है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। हो सकता है कि जो क्वेश्चन बैंक आप यूज कर रहे हो उसके अंदर सारे क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि उसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं है या कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। So without wasting any time, let's start with today's lecture, which is SQC 1। ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि आप कोई भी आरटीपी उठा के देख लो, कोई भी इंस्टीट्यूट का एमटीपी उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम SQC 1 से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज एसक्यूसी 1। ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है एंड क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है तो हम इसके ऊपर टाइम तो लगेगा, मतलब हम टाइम लगा के इसके ऊपर चलेंगे। 40 से लेकर 45 मिनट एस्टिमेटेड है, इतना टाइम इस स्टैंडर्ड को लग जाएगा अलोंग विद द क्वेश्चंस। ओके, एसक्यूसी 1 ये ऐसे नहीं है, ये एसआरई नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है मैम, वो तो हमें पता ही चल रहा है कि ये एसक्यूसी है। यस, बेसिकली पेरेंट स्टैंडर्ड है, बाप स्टैंडर्ड आप इसे कहते हो, कि सीए फर्म जो भी सर्विस देगी, बीट ऑडिट, बीट रिव्यू, बीट एनी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। एनी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जिसका सब्जेक्ट मैटर ऑडिट या जैसे रिव्यू में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट मैटर है जिसको आप अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हो। या अगर सीए फर्म कोई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी दे रही है जैसे कि रिलेटेड सर्विसेज, तो उसको हर एक सर्विस के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसी एक रिक्वायरमेंट सीए फर्म के ऊपर एसक्यूसी 1 लगाता है। ओके, सो इस स्टैंडर्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी इंगेजमेंट परफॉर्म करो, बीट ऑडिट, बीट रिव्यू, एनी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विसेज, हर एक एंगेजमेंट के केस में आपको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एसक्यूसी 1 हर एक एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। सो अगर ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऐसे भी अप्लाई होंगी, प्लस एसक्यूसी 1 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो एसआरई एप्लीकेबल होंगे, बट उसके साथ साथ एसक्यूसी 1 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड ऐसे ही बाकी सारी सर्विसेज के अंदर भी। और ये जो एसक्यूसी है ये सीए फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि अगर आप एसएस की बात करोगे तो वो सिर्फ एक ऑडिट एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होगा। अगर आप एसआरई की बात करोगे वो सिर्फ एक एसआरई के एक रिव्यू एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होगा, बट ये सारी एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये सीए फर्म के ऊपर रिक्वायरमेंट सेट करेगा। तो जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेट की गई है वो सीए फर्म के ऊपर रिक्वायरमेंट सेट की गई है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जब भी कोई भी सर्विस देगी उस सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस फर्म को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल का, जिसके अंदर ऐसी पॉलिसीज हो ताकि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए, एक भरोसा मिल पाए कि जो भी सर्विसेज फर्म दे रही है उसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। और क्वालिटी का मतलब है दो बातें, कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हो, यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रेगुलेशन। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने ऑडिट करी तो ऐसे के साथ आपने कंप्लायंस किया, अगर आपने रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म किया तो एसआरई के साथ आपने कंप्लायंस किया। प्लस दूसरा, काम करने के बाद जो भी रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर देगा बना के,
या जो भी रिपोर्ट आपकी फर्म देगी दैट रिपोर्ट हैज टू बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। और एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस का मतलब है कि जो भी सिचुएशन थी आपकी एंगेजमेंट की उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट दे रहे हो, जो भी एविडेंसेस आपको मिले उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो। तो इन दो चीजों को हम कहते हैं क्वालिटी को मेंटेन करना। और एसक्यूसी 1 ने 6 एलिमेंट बताए हैं कि ये 6 एलिमेंट आपकी फर्म जब अपना क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाएगी उस क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के अंदर ये 6 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए और यही 6 एलिमेंट आपके एसक्यूसी 1 का पूरा कंसेप्ट बनेगा और इन्हीं 6 एलिमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट आप आ जाओ। सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है, यू हैव टू लर्न द पर्पस ऑफ एसक्यूसी 1। ये पर्पस क्या है बेसिकली, जो अभी मैंने आपको बताया कि एसक्यूसी 1 फर्म के ऊपर एक रिक्वायरमेंट सेट कर रहा है कि सीए फर्म को एस्टैब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो कैसे डिजाइन होगा, ऐसे डिजाइन होगा कि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। किस चीज को लेकर, फिर से वही बात है, क्वालिटी को लेकर। और क्वालिटी का मतलब क्या कि फर्म और इसके पर्सनल इट्स पर्सनल मतलब फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं दे आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसको आप बोलोगे वो पीएस के साथ कंप्लायंस कर रहे हैं, दे आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लो रेगुलेशन। एंड काम करने के बाद जो रिपोर्ट फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर इशू करेंगे दैट हैज टू बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। ये आप लर्न करोगे। उसके बाद 6 एलिमेंट है जो एसक्यूसी 1 डिस्कस कर रहा है, जिसको हम एक करके इस एलिमेंट को पिकअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। इसके नाम में इसका मतलब है, देखो फर्म का जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने की, वो फर्म की लीडरशिप की होती है। और फर्म की लीडरशिप का मतलब क्या हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर जो फर्म को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना इस एलिमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। टोटल 6 पॉइंट है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि लीडरशिप को क्या काम करना है, और अगले 3 पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि लीडरशिप इस काम को कैसे करेगी। जैसे कि पहले 3 पॉइंट ने क्या बोला कि फर्म को एक ऐसा सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। ये जो लाइन मैं बोल रही हूं ये हर एक एलिमेंट का ओपनिंग लाइन है कि फर्म को एक ऐसा सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का कि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। 3 पॉइंट किस चीज को लेकर कि आपका जो लीडरशिप है एक कल्चर क्रिएट करे, इंटरनल कल्चर, कि जो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, इस फैक्ट को इंपॉर्टेंस देता है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो फर्म के अंदर आप एक कल्चर बनाओ जो इस फैक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि जो भी इंगेजमेंट आपकी फर्म परफॉर्म करेगी उसके अंदर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेटा ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट सेट कर दे फर्म की लीडरशिप के ऊपर कि उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को लेकर। एंड तीसरा, फर्म की लीडरशिप मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर, ये तो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएंगी, बट अल्टीमेटली काम कौन करेगा, उसके एम्प्लॉइज। तो जिन लोगों को भी लीडरशिप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगी उनके पास क्या होना चाहिए, नेसेसरी स्किल होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये तो हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम के अंदर लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर 3 पॉइंट आएंगे कि लीडरशिप कैसे इंश्योर करेगी क्वालिटी को, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट एसक्यूसी 1 ने सेट करी इसको मीट करने के लिए लीडरशिप को क्या काम करना पड़ेगा, और 3 पॉइंट आगे आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, फटाफट यहाँ पे आ जाओ। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि फर्म को ना एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करना है क्वालिटी कंट्रोल का जो इस तरीके से डिजाइन हो कि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंटरनल कल्चर के ऊपर, कि ये सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रमोट करे इंटरनल कल्चर और आपकी फर्म के अंदर जो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि क्वालिटी एसेंशियल है। और ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए जो एक एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट सेट करे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर के ऊपर कि उनको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। एंड जिन लोगों को भी लीडरशिप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगी उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास EEA होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपर्टीज, आपका एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाए। और अब मैंने क्या बोला कि ये तो ठीक है कि लीडरशिप को ये काम करना है, बट लीडरशिप ये काम करेगी कैसे। सो लीडरशिप को ये इंश्योर करना पड़ेगा बाय एंश्योरिंग द कंप्लायंस विद दीज 3 पॉइंट्स। सो बेसिकली आपके लीडरशिप को इंश्योर करना पड़ेगा कि फर्म का जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो कभी भी क्वालिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता। कमर्शियल कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव जो हर एक सीए फर्म का होता है, वो कभी भी क्वालिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता। सो फर्म इस तरीके से काम असाइन करेगी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे, क्वालिटी को दोगे। दूसरा पॉइंट, जितनी भी आपकी ये सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओगे, सिस्टम बनाओगे क्वालिटी कंट्रोल का, इसके सामने लिख लो HR की पॉलिसीज भी उसके अंदर होगी, राइट। जो HR की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, जो इस फैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करे। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है बेटा जो इस फैक्ट को शो करे कि आपकी फर्म कमिटेड है क्वालिटी को लेकर,
सो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो फर्म बनाएगी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पर्सनल पॉलिसीज होनी चाहिए। दैट मींस इट शुड हैव दी एचआर पॉलिसीज। जैसे कि एचआर की पॉलिसीज क्या शो करेंगी कि आप अपने एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करते हो, कॉम्पनसेशन उनका कैसे डिसाइड कर रहे हो, प्रमोशन कैसे दोगे, और ये कैसे डिजाइंड होनी चाहिए, इस तरीके से डिजाइंड होनी चाहिए जो इस फैक्ट को शो करता है कि फर्म कमिटेड है क्वालिटी को लेकर। तीसरा, फर्म को ना इनफ रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे। इनफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया आप टाइम डिवोट करो, पैसा डिवोट करो, किस चीज को लेकर, फॉर दी DDS। डी का मतलब है डेवलपमेंट, दूसरे डी का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन, और एस का मतलब है सपोर्ट। तो आपको फर्म के रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे फॉर डेवलपमेंट, फॉर सपोर्ट, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को डेवलप करते रहो, उनको डॉक्यूमेंट करो, उनको सपोर्ट मिल सके। तो यू मस्ट प्रोवाइड द इनफ रिसोर्सेज। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड एलिमेंट। इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत सिंपल आपका ये एलिमेंट है। अब मेरी बात सुनना, हम ना कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते चैप्टर नंबर 19 के अंदर, जिसमें ना कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है एथिक्स के, जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये ड्यू केयर, ये सारे इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लायंस करना पड़ता है। सो बेसिकली कंपोनेंट सिंपल सा ये कहता है, ये एलिमेंट सिंपल सा ये कहता है कि फर्म को ना ऐसा सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। तो ओपनिंग लाइन क्या रही इस सेकंड एलिमेंट की, दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट, वही वाला कि फर्म को एक ऐसा सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। किस चीज को लेकर, कि फर्म और उस फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब फर्म एंड इट्स पर्सनल किसके साथ कंप्लायंस कर रहे हैं बेटा, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहां पे ना दो क्वेश्चन निकलेंगे, यहां पे भी दो चीजें हैं। सबसे पहले हाउ, ये क्या बन गया, हाउ एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी कंप्लाइड, कि फर्म के ऊपर ये जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट लगेगी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ईटीसी, फर्म उनके साथ कैसे कंप्लायंस करेगी। दूसरा, इससे होगा क्या, मैं बोलूंगी आप इसको लिख लो वाई। समझ में आ रहा है आपको। तो दो चीजें बन गई, फर्म कैसे इसके साथ कंप्लायंस करेगी और इससे होगा क्या। तो फर्म इसको कैसे कंप्लायंस करेगी, सबसे पहले फर्म को ना इन सारी चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करना पड़ेगा। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है इसके इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आपको अगर एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, फर्म की लीडरशिप के एक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, कीवर्ड एक्शंस के थ्रू। एक्शन मतलब क्या, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी आपका इंप्लॉय नॉन कंप्लायंस कर रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, तो आप उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लो। तो ये एक मैसेज कन्वे करेगा फर्म के अंदर कि आपकी लीडरशिप कितनी सीरियस है कंप्लायंस को लेकर। अच्छा, आप कैसे कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हो, अवेयरनेस देकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको बताओ कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, उनको बताओ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहो कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो एक प्रोसेस आप एस्टेब्लिश करो कि उसके नॉन कंप्लायंस के साथ आप डील कैसे करोगे। तो क्या पॉइंट आए, एक्शन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस। दूसरा आया आपका मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद द नॉन कंप्लायंस। ज्यादातर क्वेश्चन ना इंडिपेंडेंस के ऊपर बनते हैं और ये जो पॉइंट है 4, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अगर इस वाले एलिमेंट से क्वेश्चन बना। मैंने आपको अभी बोला कि इससे होगा क्या, अगर फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बना दिया और उस क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के अंदर ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ले डाउन कर दी, तो इससे होगा क्या, तो इससे ना फर्म को हेल्प मिलेगी। इट विल एनेबल द फर्म विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, ये 4 चीजों को लेकर। तो इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से फर्म अपने इंप्लॉइज को कम्युनिकेट कर पाएगी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कि मेरी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेट कर पाओगे आप उनको, तभी तो वो कंप्लायंस कर पाएंगे। दूसरा, इन सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से फर्म आइडेंटिफाई कर पाएगी, इवेल्युएट कर पाएगी वो सारी सिचुएशन, वो सारे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर ये लिखा होगा, जैसे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया कि अगर ऐसा कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है या आपका फैमिली फ्रेंड है तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी कहां पे लिखा ये, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर। सो इन क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से फर्म आइडेंटिफाई कर पाएगी, इवेल्युएट कर पाएगी वो सारे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है। एंड जब भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट होता है तो आप ना उसको एलिमिनेट करने के लिए सेफगार्ड अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो, सेफगार्ड अप्लाई करते हो। सो एक्शन टू एलिमिनेट,
फर्म क्या ले पाएगी, सेफगार्ड अप्लाई कर पाएगी, एक्शन ले पाएगी उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, या अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट उसको उस लेवल तक ले आओ कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, या रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। और जहां पे आप सेफगार्ड नहीं अप्लाई कर सकते तो वहां पे एक्सेप्टेंस मत दो, और अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी है तो फिर आपको विथड्रॉ करना पड़ता है एंगेजमेंट से। ये फ्लो हमेशा ऐसे ही रहता है। प्लस फर्म ना इन सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से जब भी कोई ब्रीच करेगा, ब्रीच का मतलब होता है किसी ने नॉन कंप्लायंस किया इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट का, इमीडिएटली नोटिफाई किया जाएगा टू द फर्म कि भाई ये नॉन कंप्लायंस हुआ है, ताकि वो एक्शन ले पाए। प्लस आपकी फर्म ना एक एनुअल कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेती है इंडिपेंडेंस का, बेसिकली कि जिन लोगों को, पर्सनल को फर्म के इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस करना है, दे आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये एनुअल बेसिस पे आएगा। फर्म शुड ऑब्टेन रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन इंडिपेंडेंस। और ये आप कहां से ऑब्टेन करोगे बेटा, जिन लोगों को इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस करना है। सो ये एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले पोर्शन से। एज सच कोई क्वेश्चन है नहीं, वरना मैं आपको क्वेश्चन रिकंसाइल भी करा देती। समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाते हैं तीसरे एलिमेंट के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले, अगर वो नया क्लाइंट है और अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले आपको ना क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। आपकी ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन किन चीजों को लेकर? 3 चीजों को लेकर। क्लाइंट की इंटीग्रिटी, आपकी कॉम्पिटेंस, मतलब फर्म की कॉम्पिटेंस कि मेरे पास कॉम्पिटेंस है ना कि मैं इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो लिस्टेड कंपनी है, बट आपने आज तक कभी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं किया, तो क्या आप उस क्लाइंट का ऑडिट क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। तीसरा, क्या आप कंप्लायंस कर पा रहे हो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ या नहीं, जो हमने अभी देखा। तो ये 3 चीजें आप उसके बारे में जानोगे, तब आप उसको एक्सेप्टेंस दोगे। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे बनता है एग्जाम में एक्सेप्टेंस के ऊपर। फिर क्वेश्चन है अलग से ये भी आ सकता है कि ठीक है, आपने बोल दिया कि यार मुझे क्लाइंट की इंटीग्रिटी जाननी है, तो इंटीग्रिटी जानने के लिए मुझे किन चीजों को चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये अलग से बन सकता है। दूसरा, आपने ये तो बोल दिया कि अच्छा मेरे को ये समझना पड़ेगा मेरे पास कॉम्पिटेंस है या नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं, तो फिर मैं क्या चीजें चेक करूंगा ये जानने के लिए मेरे पास कॉम्पिटेंस है या नहीं इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? चलो इधर आ जाओ। सो ये एलिमेंट क्या कहता है कि SQC1 एक रिक्वायरमेंट सेट करी फर्म के ऊपर कि बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस टू एनी एंगेजमेंट, या अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले क्लाइंट के बारे में आप क्या एक्वायर करोगे? इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, ताकि ये ना क्लाइंट को ये हेल्प कर पाए फर्म को ये डिसाइड करने में 3 चीजों को लेकर कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्या फर्म के पास कॉम्पिटेंस है C, प्लस क्या आपके पास T है, R है, इसको हम क्या बोलेंगे? CTR है। कॉम्पिटेंस है, टाइम है, रिसोर्सेज है, प्लस क्या आप कंप्लायंस कर पाओगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। एंड बेटा ये जो अदर पॉइंट है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ये 3 चीजें चेक करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है मैम कि अगर मुझे इंटीग्रिटी चेक करनी है क्लाइंट की तो मैं किन चीजों को चेक करूं? एग्जाम्पल दो। इसमें से ना कोई भी 5 पॉइंट, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन लर्न, राइट। तो आप ये देख लो कि इसमें पॉइंट आई थिंक एक मिसिंग है, बट आप बुक में जाओगे तो मिल जाएगा कि जो आपके ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, KMPs हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये चेक कर लो। ओके दूसरा, आप अंडरस्टैंड कर लो कि क्लाइंट का ऑपरेशन क्या है, किस टाइप के बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व है, क्या वो बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यार वो कोई इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो ऑनेस्ट नहीं होगा, है ना। दूसरा, आप देख लो TCWG का एटीट्यूड क्या है। कई बार ना TCWG बहुत एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करते हैं काउंटिंग पॉलिसीज की। एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे कि अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए काउंटिंग पॉलिसीज को गलत तरीके से अप्लाई कर रही है। जैसे मेरे को प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है तो मैं सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ इनवॉइस बेसिस पे, जबकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे सेल्स को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए डिस्पैच बेसिस पे। सो नेचर ऑफ ऑपरेशन देखो, क्लाइंट का बैकग्राउंड देखो, प्रमोटर्स का देखो कि एटीट्यूड कैसा है TCWG का, ये देखो कि क्लाइंट कितना पैसा देने के लिए रेडी है। कहीं ऐसा तो नहीं क्लाइंट कह रहा है कि जितना हो सके कम से कम पैसा आप मुझसे लो, भले ही क्वालिटी आप कम दो। सो क्लाइंट कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा फोकस्ड है टू कीप द फी एज लो एज पॉसिबल। ऑल्सो देखो क्लाइंट आपके स्कोप को लिमिट तो नहीं कर रहा, आपको पहले से तो वो ये नहीं कर रहा इस एरिया में काम मत करना, क्योंकि अगर वो आपके स्कोप को लिमिट कर रहा है तो आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओगे। प्लस आप ये देखो कि वो इलीगल
एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि अगर क्लाइंट इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो ऑनेस्ट नहीं है। प्लस आप ये भी देखो रीजन क्या है आपके अपॉइंटमेंट का, आपको ही क्यों अपॉइंट किया जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उसके अंदर वो कैजुअल वैकेंसी राइज होगी थी, मतलब पिछला ऑडिटर उनको छोड़ के गया था ना। कई बार क्या होते हैं प्रोफेशनल रीजन होते हैं कि आपको क्लाइंट को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए, तो आप ना अंडरस्टैंड करते हो रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट कि आपको ही क्यों। और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये मिसिंग है, यहाँ पे लिखो प्रीवियस ऑडिटर। और पिछले ऑडिटर को क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है भाई, अगर उसका टेन्योर अभी तक खत्म नहीं हुआ था तो उसको क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हो तुम। तो आप रीजन अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कई बार प्रोफेशनल रीजंस होते हैं कि आप को ये एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमने इसको पढ़ा भी है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इसको पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में। चलो आगे आएंगे। फिर हमने क्या देखना है, कॉम्पिटेंस। हमारे पास कॉम्पिटेंस है क्या कि हम इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। टाइम है क्या कि जितने टाइम के अंदर ये क्लाइंट हमसे रिपोर्ट मांग रहा है उतने टाइम के अंदर हम उसको रिपोर्ट दे पाएंगे। उतने रिसोर्सेज है क्या, राइट। फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल दे पाओगे, किन चीजों को हमें चेक करना पड़ेगा अपनी कॉम्पिटेंस देखने के लिए। यस, देख लो क्लाइंट जिस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, हमें उस इंडस्ट्री का नॉलेज है क्या, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल है क्या जो चाहिए इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। देख लो सफिशिएंट पर्सोनल है क्या। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो तुमसे ऑडिट कराने के लिए आ रहा है वो क्लाइंट कौन है, रिलायंस कंपनी। तुम्हारे पास जो आपका ऑडिट टीम है उसके अंदर 2 लोग हैं, तो कैसे कर पाओगे ऑडिट। प्लस आप ये भी देखोगे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट, जैसे कि इस टाइप की एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें एक्सपर्ट लगेंगे। ऐसा है क्या, अगर ऑडिटर को एक्सपर्ट लगेगा तो तुम्हारे पास है एक्सपर्ट अवेलेबल फर्म में, नहीं है तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है कि बाहर से ले सकते हो, तो यू विल कंसिडर दैट ऑल्सो। अगर रिसोर्सेज नहीं तो काम कैसे कर पाओगे। यहाँ पे लिखो ये EQCR की बात कर रहा है। आगे जाके कंसेप्ट आएगा कि जब आप ऑडिट करते हो लिस्टेड एंटिटी की तो EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, राइट। तो ये कहता है कि क्या आपके पास वो इंडिविजुअल है, वो पर्सनल है फॉर्म के अंदर जो EQCR का क्राइटेरिया मीट करे, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो काम कैसे करवाओगे आप, EQCR से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कैसे कराओगे। प्लस क्या आप इस एंगेजमेंट को, ये टाइम की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर दोगे क्या। सो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट लगेगा वो एक्सपर्ट अवेलेबल है, EQCR लगेगा वो बंदा है जिसको EQCR बना सकते हो, टाइम के अंदर आप रिपोर्ट बना पाओगे क्या। ये 5 पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। एंड यस डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कंप्लायंस कर पा रहे हो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ या नहीं। और एथिकल रिक्वायरमेंट अभी हमने डिस्कस कर ली तो इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्लस इसके अलावा अदर पॉइंट में एक पॉइंट ये बनेगा और दूसरा पॉइंट ये बनेगा, और दूसरा पॉइंट जो बेटा है दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, ये अदर पॉइंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन है विथड्रॉल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। चलो सो ये पहला पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक अनफॉर्चुनेटली, बट वो सिंपल सा पॉइंट है। अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मान लेते हैं इंडिपेंडेंस का कोई इशू है, तो जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजोल्व नहीं हो जाता आपकी फर्म एक्सेप्टेंस नहीं देगी। ये पॉइंट ही कहता है, क्वेश्चन नहीं है, नहीं क्वेश्चन है बेटा इस सिचुएशन के ऊपर। सुनना वैसे ये एग्जैक्टली इस सिचुएशन के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है, बट लेट मी डिस्कस ये सिचुएशन क्या है। बट कहीं ना कहीं हाँ ये वाली सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन जो अभी हमने पढ़ा, 3 चीजें आपको देखनी है, कुल मिला के क्वेश्चन उसके ऊपर बनेगा। तो सिचुएशन क्या है, मान लेते हैं यार अभी आपने बोला कि क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले या अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बट मैम मान लेते हैं कि मैंने क्लाइंट को एक्सेप्टेंस दे दी और फिर उसके बारे में जाके मुझे पता लगता है कि ये तो डिसऑनेस्ट क्लाइंट है, या मैंने एक्सेप्टेंस दे दी उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मुझे लगता है कि अब मैं कॉम्पिटेंट रहा ही नहीं इस क्लाइंट का एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, तब मैं क्या करूंगा। समझ में आया। तो सिचुएशन यही है कि अगर फर्म को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बाद में जाके पता लगती है, हैड दिस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल बिफोर, कि अगर ये इंफॉर्मेशन उसको पहले पता होती तो फर्म ने इस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर दिया होता, तो क्या आप करोगे। तो कहता है देखो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है ना, उसके अंदर क्राइटेरिया लिखा होना चाहिए, कंसिडरेशन क्या क्राइटेरिया लिखा होना चाहिए, कैसे आप इस सिचुएशन को डील करोगे। बेसिकली अब इस सिचुएशन में फर्म को लो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, किनको आप कम्युनिकेट करोगे, जैसे TCWG को, एक्सटर्नल अथॉरिटी को, और क्या आप विदड्रॉल करोगे फ्रॉम द एंगेजमेंट। एंड अगर आपको विदड्रॉल करना पड़ता है एंगेजमेंट से तो फिर विदड्रॉल करने का प्रोसीजर भी ले डाउन होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के अंदर। और अभी जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो विदड्रॉल के ऊपर ही होगा, एंड आई थिंक वो विदड्रॉल का प्रोसीजर यहाँ पे ले डाउन नहीं है,
बट अगर आप मेन बुक से जाके देखोगे तो मिल जाएगा, मैं भी आपको रिकंसाइल करा देती हूँ। और विदड्रॉल का प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली आप डिस्कस कर लोगे इस मैटर को सबसे पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, है ना, फिर आप देखोगे मुझे विदड्रॉल करना पड़ेगा। अगर विदड्रॉल करोगे तो जाने से पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को तो कम्युनिकेट करके जाओगे कि मुझे जाना है, रीजंस बता के जाओगे। फिर आप अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखते हो। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कि मुझे किनको कम्युनिकेट करना है कि मैं जा रहा हूं, है ना। सो वो एक्सटर्नल अथॉरिटी भी हो सकती है, जैसे कि आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है। सो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे टू अनदर एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज बेटा आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसके ऊपर ना अलग से अलग अलग सिचुएशन है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक एक सिचुएशन की बात करूंगी। सबसे पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या, सुनो कि आप जब भी किसी भी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जाओगे, बीट ऑडिट और एनी अदर एंगेजमेंट जो सीए फर्म परफॉर्म कर रही है, उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हुए आपको उस एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हो किसी भी एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हुए? सो एसक्यूसी 1 कहता है देखो कंसिस्टेंटली अगर आपको एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो वो क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। कैसे मेंटेन की जा सकती है? आप इसको मेंटेन कर सकते हो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को ब्रीफिंग देकर। ब्रीफिंग का मतलब होता है उनको बताकर, उनको गाइडेंस देकर कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के, क्या प्रोसेसेस उनको फॉलो करनी है, सुपरविजन कैसे होगी उनके काम की, रिव्यू कैसे किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करेंगे, ईटीसी। बेसिकली उनकी टीम की मीटिंग्स बुलाकर उनको बता दो तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करनी है, रिव्यू कैसे होगा। अब इसके ऊपर ना अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग सिचुएशन के ऊपर, तो मैं एक एक सिचुएशन टेकअप करूंगी। सबसे पहली जो सिचुएशन आती है दैट इज ईक्यूसीआर। अच्छा ये ईक्यूसीआर है क्या? दिस इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अच्छा दो टाइप के रिव्यू होते हैं, ध्यान से सुना फटाफट। एक होता है आपका नॉर्मल रिव्यू और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो नॉर्मल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो जूनियर काम कर रहा है उसके किए हुए काम को सीनियर रिव्यू करेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, आई थिंक ऐसे नंबर 220 में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो जो जूनियर काम कर रहा है उसके किए हुए काम को एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा, सीनियर उसका रिव्यू करेगा। बट इसके अलावा भी जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने काम किया उसका रिव्यू करेगा कोई और बंदा। एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं है वो बंदा, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर तो एंगेजमेंट टीम का मेंबर है। और वो बंदा कौन है जो आपके काम को रिव्यू करेगा? वो है ईक्यूसीआर, दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। और वो किन चीजों का रिव्यू करेगा? अरे तुमने ऑडिट तुमने काम करते वक्त जो भी अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए उसका रिव्यू करेगा। अभी हम चीजें देखेंगे 6-7 पॉइंट जिन चीजों का रिव्यू ये ईक्यूसीआर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है मैम मैं कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगी, मैं सीएफओ हूं, क्या हर एक एंगेजमेंट में ईक्यूसीआर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है? नहीं। अगर आप खाली ऑडिट करोगे और ऑडिट भी सिर्फ लिस्टेड एंटिटी की, तब आपको ईक्यूसीआर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। मैम अगर मैं सीए फर्म हूं और मैं ऑडिट कर रही हूं और मैं किसी और एंगेजमेंट को लेकर भी मैं ईक्यूसीआर से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना चाहती हूँ, मान लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जब भी मैं प्राइवेट कंपनी का भी ऑडिट करूंगी तो भी मुझे ईक्यूसीआर से रिव्यू कराना है, फिर करा सकते हो, कोई इशू नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है। बट फर्म जब अपना क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाएगी उसके अंदर वो क्राइटेरिया ली डाउन कर देगी कि कौन कौन सी और ऑडिट एंगेजमेंट होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जिस केस में आपको ईक्यूसीआर से रिव्यू कराना पड़ेगा। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? यस, फटाफट आ जाओ फिर। अच्छा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये किसका होता है? जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने ली उसका रिव्यू करता है ईक्यूसीआर। एंड अगर मैं आपको बता भी दूं बेटा ये सारी कौन सी चीजें जो ईक्यूसीआर के रिव्यू में आती हैं, इसमें से यू विल लर्न एनी 5 पॉइंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ दिखा दूंगी, आप उसको पढ़ोगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो सो क्या क्या ईक्यूसीआर किन चीजों का रिव्यू करेगा? इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको इजी लगते हैं। सबसे पहले अभी आपने देखा ना कि फर्म को इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस इंश्योर करना पड़ता है। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ईक्यूसीआर चेक करेगा फर्म ने कैसे इवेल्युएशन किया इंडिपेंडेंस का, कि आपने कैसे इंश्योर किया कि आप इंडिपेंडेंट हो। प्लस जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम के सामने आई, उस सिग्निफिकेंट रिस्क को कैसे रिस्पोंड किया एंगेजमेंट टीम ने, ऑडिटर उस ईक्यूसीआर उस रिस्पॉन्सेस को चेक करेगा। प्लस जो भी जजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने ली, जनरली मटेरियलिटी को लेकर आपने जजमेंट ली कि आपने मटेरियलिटी कैसे सेट करी, सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस आपने क्या बनाए, उसको कौन रिव्यू करेगा? ईक्यूसीआर। अगर आपने कंसल्टेशन ली, अभी हम डिस्कस करेंगे कंसल्टेशन किन मैटर्स को लेकर फर्म ले सकती है, तो उन कंसल्टेशन किन मैटर्स को लेकर कंसल्टेशन ली, ईक्यूसीआर देखेगा कि हाँ भाई जो भी डिफिकल्ट मैटर थे कंसल्टेशन ली ना, उनके ऊपर किन कंक्लूजन पे आप पहुंचे, कंक्लूजन को आपने इंप्लीमेंट किया, ये ईक्यूसीआर रिव्यू करेगा। प्लस वो सारे मैटर्स जो आपने कम्युनिकेट करे टीसीडब्ल्यूजी को, लीगल रेगुलेटरी बॉडीज को, कोई फ्रॉड आपको मिल गया, कम्युनिकेशन करी आपने,
सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये उसका रिव्यू करेगा। प्लस ये ना जो भी वर्किंग पेपर चेक करते हैं ना, रिव्यू सेलेक्ट करते हैं रिव्यू करने के लिए, बेसिकली EQCR जो रिव्यू करता है वो इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन से करता है। तो ये ना वो चेक करेगा कि अच्छा जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट आप वर्किंग पेपर ऐसे मेंटेन कर रहे हो कि उसके अंदर क्लियरली शो है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट ली, क्या आपकी कंक्लूजन थी और क्या आप ओपिनियन दे रहे हो। प्लस ये इंश्योर करेगा, चेक करेगा कि जो रिपोर्ट आपकी फर्म इशू कर रही है दैट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। तो इसमें से आपको क्या पॉइंट याद करने हैं, 5। हर एक पॉइंट को याद करने का एक तरीका है। क्या, एक कीवर्ड पकड़ लो, पहला पॉइंट इंडिपेंडेंस के ऊपर है, दूसरा पॉइंट सिग्निफिकेंट जजमेंट के ऊपर है या सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। अच्छा, रिव्यू का एक्सटेंड कितना होगा, कितना आपको रिव्यू करना है, वो डिपेंड करेगा इंगेजमेंट के सर्कमस्टांसेस कैसे, जैसे उधर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी उतना रिस्क कितना है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि EQCR को अपॉइंट करना मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटी के केस में, और इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो जाती जस्ट बिकॉज EQCR की अपॉइंटमेंट हो रही है, और फर्म को डिवाइस करना पड़ता है क्राइटेरिया फॉर रिव्यू। समझ में आ रहा है आपको? यस। सो अगर वो किसी और एंटिटी के केस में भी, ऑडिट के केस में भी आप रिव्यू कराना चाहते हो तो आप उसका क्राइटेरिया डिवाइस कर दोगे। अब इसके बाद ना अलग अलग सिचुएशन आती है, जैसे कि पहली सिचुएशन है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। कई बार आप काम कर रहे हो तो काम करते वक्त आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो सकता है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में आ सकता है, बिटवीन द एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स, या एंगेजमेंट टीम के मेंबर जिनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, या एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। मान लेते हैं कि यार एंगेजमेंट पार्टनर कह रहा है कि क्लाइंट जो अपना सेल्स का रिकॉग्निशन करता है वो ठीक है, बट EQCR को ऐसा नहीं लगता, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया ना। तो ये पॉइंट कहता है कि जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक आप रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। तो रिपोर्ट कब इशू करोगे, ओनली आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। कई बार क्या होता है कि EQCR जो रिकमेंडेशन दे रहा है उस रिकमेंडेशन को एंगेजमेंट पार्टनर नहीं मान रहा, राइट, एंड ये मैटर रिजोल्व होगा अब कैसे। सो एंगेजमेंट पार्टनर मान नहीं रहे EQCR की रिकमेंडेशन को, है ना, तो उस केस में अब आप इस मैटर को रिजोल्व कैसे करोगे। जो भी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर है, सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर है, उनको फॉलो करोगे। नहीं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, और बाय कंसल्टिंग विद एनी अदर प्रैक्टिशनर। कंसल्टेशन आप कहां से ले सकते हो, किसी और CA फर्म से ले सकते हो, किसी और प्रैक्टिशनर से ले सकते हो, किसी प्रोफेशनल बॉडी सच एज ICI से ले सकते हो, किसी रेगुलेटरी बॉडी सच एज SEBI से ले सकते हो। तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, या तो फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है इस डिफरेंस को रिजोल्व करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफिकल्ट मैटर। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट जब भी डिफिकल्ट मैटर अराइज होगा तो कंसल्टेशन आपको लेनी पड़ेगी। कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफिकल्ट मैटर। कंसल्टेशन कहां से लोगे, कंसल्टेशन आप एक्सटर्नली ले सकते हो, CA फर्म के बाहर से ले सकते हो या फर्म के अंदर से भी ले सकते हो, लेकिन जिससे भी लोगे आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी हु हैज द रेलिवेंट एक्सपर्टीज। कंसल्टेशन का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कंसल्टेशन आप उन लोगों से लेते हो जिनके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज है। कंसल्टेशन की जो भी कंक्लूजन है, डॉक्यूमेंट क्या करोगे, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन फ्रॉम द कंसल्टेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि कंसल्टेशन की कंक्लूजन को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेंगे? यस। आगे चलेंगे, ऐसा कोई कंसल्टेशन का आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में जो भी पॉइंट लिखे हुए बेटा इधर यहां तक, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो MCQ में बनेगा। हाँ, ये वाला कुछ अलग से पॉइंट है, ये EQCR की डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे है ना, तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। 2 पॉइंट तो खैर क्या ही आएंगे लिखने को, बट अगर आता है तो, बट हाँ ये क्वेश्चन MCQ में बनेगा। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है जो भी इंगेजमेंट CA फर्म परफॉर्म करेगी वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं है। तो आपको एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर देना है। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है फाइल मेंटेन करना। एक होता है वर्किंग पेपर्स। अच्छा, आप जब भी काम कर रहे हो तो वर्किंग पेपर तो साथ साथ में बनते रहते हैं, बट जब वो एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर आप उन वर्किंग पेपर्स को अरेंज कर देते हो एक फाइल में, जिसको आप कहते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, सुनो मेरी बात। बट अगर ऑडिट की बात करोगे तो ऑडिट के केस में तो टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इधर लिखो इन केस ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट का लिखा हुआ है। ऑडिट के केस में तो है बेटा 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जब आपका ऑडिट रिपोर्ट बना उसके 60 दिन के अंदर आपको अपनी फाइल बना लेनी है। एंड ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने टाइम तक रखोगे, फाइल को कितने साल तक संभाल के रखोगे। ऐसे नंबर 230 ये कहता है कि 7 साल तक, ठीक है। बट फर्म को ना एक प्रोसेस कंडक्ट करनी पड़ती है, आगे हम देखेंगे मॉनिटरिंग की। तो जब तक फर्म अपनी मॉनिटरिंग करी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की, उतने टाइम तक तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी।
और अगर ये ऑडिट का केस है तो 7 साल तक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर कोई लॉ रेगुलेशन, कोई कानून एक लॉन्गर पीरियड के लिए आपको कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखोगे, तो उतने टाइम तक आपको ये डॉक्यूमेंटेशन फिर रिटेन भी करके रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये 2 पॉइंट ना EQCR के हैं कि EQCR बेसिकली इनको डॉक्यूमेंट करेगा कि अच्छा दीज आर द पॉइंट नोटेड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क बाय द EQCR। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन कौन मेंटेन करेगा? फर्म मेंटेन करेगी। किस चीज को लेकर आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेकर। क्या आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो कि हाँ, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले EQCR ने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को कंप्लीट कर दिया है एंड रिव्यूअर को ऐसा कोई मैटर नहीं लगता जिसकी वजह से उसको लगता है कि जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट टीम ने ली है वो गलत है, या जो रिपोर्ट वो इशू करे दैट इज एप्रोप्रिएट, दैट द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ द अनरिजॉल्व्ड मैटर that would have caused the reviewer to believe that significant judgment and conclusion made by the engagement team member is not appropriate। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? मुझे तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं। हाँ, बट एक एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एनोमली टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप देख लेना, वो भी मैंने लक्ष्य बैच में टेकअप किया। बट हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर आप एज सच देखोगे तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, अगला एक एलिमेंट है दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सा एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या कहता है कि SQC 1 एक रिक्वायरमेंट डाल रहा है फर्म के ऊपर कि फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है कि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि उसके पास ना सफिशिएंट पर्सोनल है। पर्सोनल का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग आपके लिए काम करेंगे। सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे है कि क्वांटिटी से, कि आपके पास इनफ पर्सोनल है। अच्छा, ऐसे पर्सोनल है जिनके पास CCC है, जो जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंट है और जो कमिटेड है कि एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ काम करेंगे। और जो फर्म अपनी ये क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी उसके अंदर HR के इश्यूज को भी वो एड्रेस करिए। HR के इश्यूज वही, जैसे कि इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, इनके कॉम्पनसेशन के प्लान्स क्या होंगे, इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, करियर डेवलपमेंट ETC। प्लस ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एक रिक्वायरमेंट सेट करें। किसके ऊपर रिक्वायरमेंट सेट करी बेटा? ये एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर, कि जब भी वो किसी भी एंगेजमेंट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर भी क्या है? पर्सोनल है, तो वो अपना आइडेंटिटी क्लियरली कम्युनिकेट करे मैनेजमेंट को कि मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या रहेगा। रोल एंगेजमेंट पार्टनर अपना क्लियरली कम्युनिकेट करे। प्लस एंगेजमेंट पार्टनर आप असाइन करोगे हर एक एंगेजमेंट के लिए, मैंडेटरी होगा, और वो एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके पास एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है एंड अथॉरिटी है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाए। और जो भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस बंदे को आप क्लियरली बता दो कि इसको काम क्या करना है। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर को लेकर स्पेशली पॉइंट लिखे हुए, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर भी पर्सोनल है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, एक स्टडी मैट में तो आई थिंक कोई तो क्वेश्चन था, आप उसको देख लेना, बट वो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट के ऊपर नहीं है। लास्ट एलिमेंट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का सिंपल सा मतलब है, अभी जो भी फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना दी, अभी फर्म को कॉन्टिन्यूसली उसको रिव्यू करता रहना पड़ेगा, मॉनिटर करता रहना पड़ेगा, ये जानने के लिए भाई वो राव है। राव मतलब वो रेलिवेंट है, वो एडुकेट है, वो ऑपरेट होती है इफेक्टिवली। सो फर्म की ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो फर्म ने बनाई क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हो। आपके पास मॉनिटरिंग की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भी होनी चाहिए जो ये इंश्योर कर रही है कि ये फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या है? राव है, मतलब वो रेलिवेंट है, एडुकेट है, वो ऑपरेट होती है इफेक्टिवली। एंड ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब ये मॉनिटरिंग आपकी फर्म कैसे कर सकती है? या तो आप ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करो, काम चल रहा है आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी कंप्लीटेड एंगेजमेंट की आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो कि ऑडिट खत्म होगी, उसके वर्किंग पेपर आपने चेक कर लिए किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट के, कि आपने काम कैसे किया। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या है, कि जब फर्म मॉनिटरिंग करेगी तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको कंसीडर करने पड़ेंगे, या मॉनिटरिंग की प्रोसेस क्या होगी, क्या वो बता पाओगे? इसमें से कोई भी एनी 5 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। कितने पॉइंट लर्न करोगे? एनी 5 पॉइंट्स। सबसे पहले फर्म को ना ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम, जो अभी हमने देखा, जब फर्म मॉनिटरिंग करेगी तो उसको डिटरमिन क्या करना है कि फर्म का क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है और ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो यू विल डिसाइड वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है, ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली। दूसरा, आप एग्जामिन करोगे, अरे कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अंदर एसएस की रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं होगी, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। सो यू विल एग्जामिन वेदर न्यू डेवलपमेंट इन द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और आई है क्या। अगर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अंदर नई डेवलपमेंट हुई है तो फिर आप क्या एग्जामिन करोगे कि ये डेवलपमेंट एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो रही है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर।
तीसरा, ये मॉनिटरिंग की प्रोसेस कौन करेगा? कहता है मॉनिटरिंग की प्रोसेस आप एंगेजमेंट पार्टनर को दो या किसी ऐसे बंदे को दो जो जिसके पास एक्सपीरियंस है। सो कंडक्टिंग द मॉनिटरिंग बाय एंट्रस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पार्टनर जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। अच्छा, फर्म के पास ना जितना भी कोई कंप्लेंट आता है, एलिगेशन लग रही कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसको डील करने के लिए प्रोसेस होनी चाहिए। डीलिंग विद द कंप्लेंट अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉइज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कि किसी ने नॉन कंप्लायंस किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का। प्लस आप एप्रोप्रिएट रेमिडियल एक्शन ले रहे हो, मतलब आप एक्शन ले रहे हो उन एम्प्लॉइज के साथ जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का कंप्लायंस नहीं कर रहे, या अगर कोई भी डेफिशिएंसी आपको दिखाई देती है कि फर्म ने जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाया है वो डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट नहीं है या उसका ऑपरेशन इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, तो फिर उसको उस रेमेडी को, उस डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए जो रेमिडियल एक्शन फर्म लेगी वो भी मॉनिटरिंग के अंदर आएगा। इनको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या बोला आपको, ये देखना पड़ेगा डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की, वो ऑपरेट होती है इफेक्टिवली। फिर उसको जोड़ दो लास्ट पॉइंट से कि अगर उनकी डिजाइनिंग में डेफिशिएंसी है तो उसको रिमूव करने के लिए रेमिडियल एक्शन ले रहे हो। अच्छा, कौन करेगा ये प्रोसेस? एंगेजमेंट पार्टनर जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, या कोई और पर्सन जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है। अच्छा, फिर और क्या चीजें आती है कि जैसे कि अगर किसी ने एलिगेशन लगा दिया आपकी इंप्लॉइज के ऊपर कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं करे, तो एक्शन क्या ले रही है फर्म? या कहीं पे आपको पता लग गया कि भाई आपके इंप्लॉइज ने आपकी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का कंप्लायंस नहीं किया, तो फर्म ने एक्शन क्या लिया? तो कोई भी 5 पॉइंट इसमें से आप लर्न करोगे। सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑफ एसक्यूसी 1, राइट। मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यही इस बैच का लिमिटेशन है कि दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे, बट मैंने समराइज किया चीजों को।